आज हम देखने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है मानव संसाधन नियोजन। हम मानव संसाधन प्रबंध पढ़ रहे थे, उसी में आगे हैं ये। तो सबसे पहले जो परिभाषा है, क्रीटनर ने परिभाषा दी है कि संस्था की मानव संसाधन की भावी आवश्यकता यानी भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यापक नियुक्ति करना, व्यूह रचना का विकास करना है। डिकेंजो तथा रॉबिन्स ने क्या कहा है कि वह प्रक्रिया है जिससे कोई संस्था यह सुनिश्चित करती है कि उसके पास सही संख्या तथा योग्यता के व्यक्ति सही स्थान पर और सही समय पर उपलब्ध हैं, तो उन कार्यों को प्रभावशीलता एवं कुशलता के साथ संपन्न कर सकते हैं जिनसे संस्था के समग्र उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। गॉर्डन मैकबीथ HRP में 2 चरण माने हैं कि मानव शक्ति की आवश्यकता का नियोजन और मानव संसाधन की आपूर्ति का नियोजन। अब इसकी जो विशेषता है, कर्मचारियों की भावी आवश्यकता का अनुमान, आवश्यकता पूर्ति में संतुलन, कर्मचारियों की संख्या एवं योग्यता का निर्धारण, सही स्थान और समय पर सही व्यक्ति का चुनाव करना, आंतरिक क्रियाओं और बाह्य वातावरण पर आधारित और गुणात्मक जो पहलू है, आंतरिक क्रिया और बाह्य वातावरण पर आधारित है। और इसमें एक तो गुणात्मक पहलू, एक परिणात्मक पहलू है। गुणात्मक में माना जाता है कर्मचारी की योग्यता का निर्धारण, और परिणात्मक में कर्मचारियों की संख्या, परिणाम यानी संख्या और गुणात्मक यानी योग्यता। व्यापक व्यूह रचना, कर्मचारियों की दीर्घकालीन भावी आवश्यकता की आपूर्ति और कर्मचारी विकास और अनुरक्षण हेतु नीति नियम कार्यक्रम का निर्धारण शामिल है। किसमें? व्यूह रचना में। विद्यमान संसाधनों की पहचान करना निगमीय नियोजन का अंग है, संस्था के नियोजन का पूरक माना जाता है और यह सतत प्रक्रिया मानी जाती है, लगातार चलने वाली। क्या भी मानव नियोजन। तो मानव नियोजन जो है HRP के मुख्य घटक और तत्व है। एक तो है कि भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, विद्यमान संसाधनों की गणना और विश्लेषण, मानव संसाधन की उपलब्धता का विचार करना, सहायक कार्यक्रमों का निवारण जैसे भर्ती, चयन, प्रशिक्षण या पदोन्नति। HRP के उद्देश्य, क्या उद्देश्य भी? पहला है संस्था के कार्य करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या, उपलब्धता की सुनिश्चितता करना। 2 नंबर है योग्य कर्मचारियों की उपलब्धि सुनिश्चित करना, कर्मचारियों की भावी मांग आपूर्ति में संतुलन करना, कर्मचारियों को यथा समय उपलब्ध करवाना, कर्मचारियों की क्षमता और योग्यता का उपयोग करना। समग्र नियोजन की सफलता में योगदान, कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास की आवश्यकता का निर्धारण, कर्मचारियों के लिए पदोन्नति एवं विकास के द्वार खोलना, प्रबंध विकास कार्यक्रम का आधार तैयार करना, परिवर्तन के प्रबंध की सफलता को सुनिश्चित करना, मानव संसाधन के अपव्यय को रोकना और योग्य कर्मचारियों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करके संस्था के स्थायित्व का प्रगतिशील में योगदान। यानी क्या उद्देश्य है HRP के कि संस्था के कार्य करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध, कभी काम करना कितना कर्मचारी की आवश्यकता उसी, योग्य कर्मचारी की उपलब्धि सुनिश्चित करो, फिर कर्मचारी की भावी मांग और आपूर्ति में संतुलन करो, कर्मचारियों को यथा समय उपलब्ध है, कर्मचारियों की क्षमता योग्यता का उपयोग, समग्र नियोजन की सफलता में योगदान, कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास की आवश्यकता को निर्धारण, कर्मचारियों के लिए पदोन्नति एवं विकास के द्वार खोलना और प्रबंध विकास कार्यक्रम को आधार तैयार करना और परिवर्तन के प्रबंध की सफलता को सुनिश्चित करना, मानव संसाधन के अपव्यय न रोकना और मानव कर्मचारियों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करके संख्या के स्थायित्व और प्रगति में योगदान देने को काम है, कहेंगे HRP को। अब मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, के फायदे और के लाभ हैं। तो कर्मचारी की भावी आवश्यकता को निर्धारण करना, सही स्थान पर सही व्यक्ति की उपलब्धि, योग्य उत्तरदायित्व की उपलब्धि, परिवर्तनों का सामना करना, उच्च प्रतिभा संपन्न कर्मचारियों की उपलब्धि, निवेश को सदुपयोग करना, सेवा वर्गीय कार्यों का आधार, उच्च प्रबंधकों की सुविधा, सेवा वर्गीय लागत में कमी, कर्मचारी आवर्तन में कमी और में अधिक श्रमिक बल की अस्थिरता, कम श्रमिक बल की स्थिरता, दीर्घकालीन योजनाओं के क्रियान्वयन की सुविधा, उत्तराधिकार नियोजन में सुविधा, अनुचित मानव संसाधन की संभावित जोखिम से सुरक्षा। मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया, मॉडल और चरण। पहले है कि संस्था के उद्देश्य और नीतियों को विश्लेषण करो। संस्था का उत्पादन, विपणन, वित्तीय, शोध, विकास आदि संस्था के तकनीकी, प्रतिस्पर्धी, वैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक वातावरण और मानव संसाधन विभाग के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण और मानव संसाधन की मांग को पूर्वानुमान लगाना और मानव संसाधन आपूर्ति को पूर्वानुमान करना
और एम विद्यमान मानव संसाधनों का विश्लेषण करो। आंतरिक आपूर्ति स्रोतों का विश्लेषण, जी हाँ, आगम निर्गम प्रवाह विधियों, आवर्तन दर विधियों, कार्य दशा, अनुपस्थिति, उत्पादकता को स्तर, अन्य विभाग पदांग आपूर्ति। और बाह्य स्रोतों से आपूर्ति को विश्लेषण करना, मानव संसाधन आवश्यकता को निर्धारण करना। फिर बाद में कार्य योजनाओं का निर्धारण करना, वे में जहाँ भर्ती योजना, पुनः नियोजन योजना, दोबारा लगाना, आदिक के निवारण योजना, फालतू है निभाना कोई फ्री करना, प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना भी, उत्पादकता योजना और प्रतिधारण योजना, मूल्यांकन और नियंत्रण करना। सफल मानव संसाधन नियोजन की पूर्व आवश्यकता और तत्व है, मान्य कि स्पष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्य है। पहले तो है सामरिक उद्देश्य जो दीर्घकाल को है, परिचालन उद्देश्य जो अल्पकाल को है, पृथक विभाग यानी दायित्व है, उच्च स्तरीय प्रबंधकांग है। भी पृथक जो विभाग है वो दायित्व है, उच्च स्तरीय प्रबंधकांग है, प्रशिक्षित नियोजनकर्ता होना चाहिए भी, और समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए, प्रभावी सूचना प्रणाली है, पर्याप्त संसाधन होना चाहिए, उच्च प्रबंधकों को समर्थन होना चाहिए। हमें संस्था के नियोजन को अभिन्न अंग मानी जाए, अन्य विभागों में समन्वय स्थापित करना, संस्था की सेवा वर्गीय नीतियों में समन्वय करना, समुचित तकनीक को यूज करना, परिमाणात्मक गुणात्मक ध्यान रखना, व्यवहार योग्य व उचित समयावधि व मूल्यांकन की व्यवस्था है। अब HRP की सीमा दोष की है भी, पहला दोष है विरोधी मान्यता या अवधारणा, व्यवसायिक अनुभव का अभाव है, विशेषज्ञों का अभाव माना जाता है, सूचनाओं का अभाव है भी, परिवर्तनशील परिस्थितियां है, दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन उद्देश्य में संघर्ष है, गुणात्मक एवं परिणात्मक विचारधारा में संघर्ष है, समन्वय को अभाव मानी जाए, उचित तकनीक के चयन में कठिनाई और खर्चीलो। कृत्य कार्य विश्लेषण, क्रूडेन तथा शेरमन प्रत्येक कार्य को निष्पादित करने वाले व्यक्तियों के कर्तव्य, उत्तरदायित्व और अपेक्षित योग्यताओं से संबंधित सूचनाओं का एकत्रीकरण और इकट्ठो विश्लेषण और अभिलेखन करने में कार्य विश्लेषण कहते हैं। कृत्य या कार्य विश्लेषण अंग और क्षेत्र। कार्य विश्लेषण एक व्यवस्थित एवं लिखित किसी कार्य विशेष के संबंध में की जाने वाली क्रियाओं का दायित्व का विवरण है। व्यक्ति विशिष्ट विवरण किसी कार्य को करने के लिए वांछित व्यक्तिगत योग्यताओं का वर्णन होता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत, कार्य अनुभव, वातावरण, भावात्मक गुण हुए भी। अब आप अगलो बात करा नियोजन प्रबंध के बाद है भर्ती। प्रार्थियों की खोज तक सीमित है, सकारात्मक प्रक्रिया मानी जाए, संस्था के रिक्त पदों के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रित करना। विशेषता एक सतत प्रक्रिया है, अच्छे कर्मचारी की खोज करनी, आवेदन करने हेतु प्रेरित करना, कर्मचारियों के स्रोतों का विकास करना। भर्ती सकारात्मक प्रक्रिया है, भर्ती करने पर चयन करना अनिवार्य नहीं है, भर्ती वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता के लिए की जा सकती है। आवश्यकता नवीन संस्था की स्थापना करे जरूरी है, भर्ती संस्था को विकास करे, कर्मचारियों को आवर्तन दर कम करनी है, स्थानांतरण है, पदोन्नति है, और तकनीकी कोई बदलाव है जो कर्मचारी आवश्यकता है, भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्मचारी आवर्तन मतलब कर्मचारी छोड़ी उड़ जाए तो भी जरूरी है। भर्ती का स्रोत दो है भी, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में पहले तो है पदोन्नति, मतलब आंतरिक में संस्था में काम करना रहे कर्मचारी यूज करा वो तो आंतरिक है, और बाह्य नया व्यक्ति लेवा वो बाह्य है। तो आंतरिक में पदोन्नति मतलब उच्च पद पर भेजनो, पदान्नति छोटे पद पर भेजनो, स्थानांतरण एक विभाग को दूसरे विभाग में भेजनो, सेवा काल बढ़ानो, कोई रिटायरमेंट बिना 2 महीना और बढ़ा दिया, साल 2 साल, प्रशिक्षु हो गयो, ऋणित सेवा उधारी सेवा होगी, आंतरिक विज्ञापन हो गयो, अनौपचारिक खोज होगी, अधिकारियों की सिफारिश होगी। और बाह्य में क्या है प्रत्यक्ष सूची, प्रतीक्षा सूची, शिक्षण संस्थाओं लेना, विज्ञापन माध्यम, रोजगार कार्यालय हो गयो, पेशेवर और प्रशिक्षण संस्था होना, विशिष्ट संस्था प्रतिनियुक्तियाँ होगी, जॉब पर या ठेकेदार द्वारा वर्तमान कर्मचारियों की सिफारिश के अनुशंसा के आधार पर करने लगाना, मृतक कर्मचारियों के आश्रित जगह बन यूज करना, श्रम संगठन हो गया, भूतपूर्व कर्मचारी हो गया, कोई अंशकालीन कोई कर्मचारी है, अयाचित प्रार्थना पत्र हो गया, महाविद्यालय विश्वविद्यालय भर्ती कर सका, वे प्रसारण कर सका, संस्था पन एजेंसी और प्रबंध परामर्शदाताओं भी आप भर्ती कर सका। अब आंतरिक और जो बाह्य है, पहले आंतरिक का लाभ क्या है कि अगर आप कंपनी में काम करना रहा कर्मचारी नहीं, अगर आप यूज कर लिया अभी भर्ती के माध्यम बन नहीं लगा दिया तो क्या फर्क हुआ है, तो कर्मचारी मनोबल में वृद्धि हो जाए, बाहरी स्रोतों की तुलना में कम खर्चीलो है, अभी अधिक विश्वसनीय तरीकों मानी जाए, चयनित कर्मचारियों को प्राथमिक स्तर के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, अतिरिक्त कर्मचारियों को कमी वाले विभागों में भेजा जा सकता है, श्रम आवृत्त में कमी हुए छोड़ के जाना है, अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता को नहीं है। घाटों के वह नई संस्था के लिए आकामी को यानी उपयुक्त है, उपक्रम में नई प्रतिभा शक्ति को प्रभाव रुक जाए, अभी नया आदमी को मिलेकर, भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन यानी
पक्षपात चालू जाएगा। कर्मचारियों के चयन के क्षेत्र सीमित हुए, पुराने कर्मचारियों के मनोबल कार्य प्रणाली में कोई बदलाव नहीं, वह भी काम करे जो पहले कर रहा। आधुनिक युग में अपर्याप्त, आज के टाइम में आ चीज़ बढ़िया को नहीं है। बाह्य स्रोत इनमें लाभ तो है योग्य कर्मचारी मिले, नया व्यापक विशिष्ट विकल्प हुआ सामने, बढ़िया से चुनाव कर सको, नई प्रतिभा व प्रतियोगिता की भावना है। दोष वर्तमान में कर्मचारियों में असंतोष की भावना है, महंगी प्रक्रिया अधिक खर्चीली है, नियुक्तिकरण प्रक्रिया की चरण है। पहले वह मानव शक्ति आवश्यकता को आकलन करो, फिर करो भर्ती, फिर करो चयन, फिर अनुस्थापन या अभिविन्यास हो गयो, फिर करो प्रशिक्षण और विकास, फिर करो निष्पादन को मूल्यांकन काम हो, फिर भी पदोन्नति करो या भविष्य योजना बनाओ या फिर लास्ट में पारिश्रमिक तय करो। तो आएंगी कि अभी नियुक्तिकरण की प्रक्रिया है। फिर बाद में चयन नकारात्मक है, बड़ी संख्या में रिक्त पद के संभावित उम्मीदवारों में से सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति को पहचानने और खोजने की प्रक्रिया है। चयन की प्रक्रिया में पहले प्राथमिक जांच में प्राथमिक साक्षात्कार में योग्य और अयोग्य व्यक्ति की जांच हुए, फिर चयन परीक्षा में बुद्धि परीक्षा जी मानसिक योग्यता चेक करें, कौशल परीक्षा हुए, व्यक्तिगत परीक्षा जी समग्र पूरे व्यक्ति की जांच हुए, व्यापार परीक्षा यानी व्यवसायिक और तकनीकी ज्ञान को परीक्षण हुआ, अभिरुचि परीक्षा जी को काम करने की रुचि हुए, फिर दूसरों के रोजगार साक्षात्कार हो गयो, संदर्भ और पृष्ठभूमि की जांच परीक्षण करो बिंग, फिर स्वास्थ्य जांच करो बिंग, फिर चयन को डिसीजन लो, निर्णय लो, फिर पद स्थापना इनमें नियुक्ति करो, फिर रोजगार समझौता करो या पद परिचय कर्तव्य दायित्व कार्य भत्ता लिखित सलिखित में लिखापढ़ी करो। फिर है प्रशिक्षण, किसी भी विशिष्ट कार्य को करने के लिए योग्यता एवं कुशलता प्राप्ति की जाती है। इसका उद्देश्य चयनित अभ्यर्थियों के ज्ञान चातुर्य कौशल में विकसित करना। पहला उद्देश्य है ज्ञान और चातुर्य कौशल को विकास करो, सूचना को पहुंचानो, आत्मविश्लेषण करने की योग्यता, नवीनतम तकनीक से अवगत करानो, कर्मचारियों की कार्य आदतों में सुधार करनो, मनोबल बढ़ानो। लाभ कार्य संबंधी ज्ञान और कौशल में वृद्धि हुए, कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि हुए, कार्य क्षमता में लोच और एकरूपता का विकास हुआ और कार्य संचालन की लागत में कमी आवे, निर्देशन और निरीक्षण की लागत में कमी आवे, कर्मचारी आवर्त दर में क्या आवे कमी। प्रशिक्षण का प्रकार परिवेशात्मक और सिद्धांत प्रशिक्षण, कार्य प्रशिक्षण, पदोन्नति प्रशिक्षण, प्रबोधन और पुनर्अभ्यास प्रशिक्षण, मनोवृद्धि प्रशिक्षण, सुरक्षा प्रशिक्षण, बहुमुखी प्रशिक्षण। अब इन विधियाँ दो है भी, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण को मतलब ऑन द जॉब, कार्यस्थल का बाहर प्रशिक्षण ऑफ द जॉब। तो ऑन द जॉब विधियों नाम की अभी प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम, शिक्षण यानी कोचिंग, स्थानबंद प्रशिक्षण इंटर्नशिप जी कहने बोला, संयुक्त प्रशिक्षण परियोजना और कार्य बदली, एक स्थान दूसरे स्थान पर काम बदलना। ऑफ द जॉब यानी जॉब में न रहेगी, कक्षा व्याख्यान या सम्मेलन होगी, चलचित्र होगी, समस्यात्मक अध्ययन यानी केस स्टडी होगी, कंप्यूटर प्रतिमान होगी, प्रकोष्ठ प्रशिक्षण होगी और नियोजित अनुदेश प्रशिक्षण होगी।